हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं सब बहुत ही अच्छे से होंगे। तो स्टार्ट करते हैं आज क्लास 12th के बायोलॉजी का चैप्टर नंबर 1, दैट इज रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म। रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म, दैट इज चैप्टर नंबर 1। और बड़े ही आराम से पढ़ेंगे हम इस चैप्टर को। आप मेरे साथ जुड़ जाइए, कॉपी पेन निकाल लीजिए, प्रॉपर नोट्स बनाइए ताकि आपके सारे प्रॉब्लम का सलूशन आपको मिलता रहे। रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म चैप्टर में जो सबसे पहला टॉपिक हमें पढ़ना है दैट इज लाइफ स्पैन। लाइफ स्पैन, व्हाट इज लाइफ स्पैन? लाइफ स्पैन क्या होता है? तो हमारी एनसीईआरटी कहती है दैट इट इज द टाइम पीरियड from birth to natural death। क्या है लाइफ स्पैन? लाइफ स्पैन इज द टाइम पीरियड फ्रॉम बर्थ टू नेचुरल डेथ। मीन्स किसी का बर्थ हुआ तो बर्थ से लेके जब तक उसकी डेथ नहीं हो जाती, और डेथ कैसी? नेचुरल डेथ होनी चाहिए। डेथ कैसी होनी चाहिए? नेचुरल। डेथ शुड बी नेचुरल। एक्सीडेंटल डेथ लाइफ स्पैन में इंक्लूड नहीं करते हैं। तो बर्थ से लेके नेचुरल डेथ के बीच का जो टाइम पीरियड है, जो टाइम है, दैट इज लाइफ स्पैन। अगर किसी ऑर्गेनिज्म का बर्थ मान लीजिए होता है 2000 में, ओके, हुआ होगा 2000 में, और उसकी डेथ हो गई 2013 में, और डेथ कैसी हुई? नेचुरल डेथ हुई। तो इसे हम बोलेंगे कि इसका लाइफ स्पेन कितना है? इसका लाइफ स्पेन है 13 ईयर। कितना ईयर? 13 ईयर। दिस इज सिंपल लाइफ स्पेन। फिर से देखते हैं, टाइम पीरियड फ्रॉम बर्थ टू नेचुरल डेथ। बर्थ से लेके नेचुरल डेथ के बीच का जो टाइम पीरियड, जो टाइम है, उसे हम क्या बोलेंगे? लाइफ स्पेन। Now, most important point is that lifespan do not depend on shape and size of organism। organism का क्या shape है, क्या size है, उस पर लाइफ स्पेन बिल्कुल डिपेंड करने वाला नहीं है। ऐसा बिल्कुल नहीं है कि अगर किसी ऑर्गेनिज्म का साइज बहुत बड़ा है तो उसकी लाइफ स्पेन बहुत ज्यादा होगी, और अगर छोटा साइज है तो लाइफ स्पेन बहुत कम होगा। ऐसा बिल्कुल नहीं है। तो आप बिल्कुल नोट में इस बात को नोट करेंगे दैट, नोट में क्या लिखोगे आप? दैट lifespan do not depend on shape and size of organism। shape and size of organism। क्लियर है बात? जल्दी से नोट करिए इसको। ओके, नोट हो गया होगा। नाउ नेक्स्ट हमारे एनसीईआरटी में बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखा हुआ है दैट एक्सेप्ट सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म no other organism is immortal। एनसीईआरटी कहती है कि कोई भी ऑर्गेनिज्म इम्मॉर्टल नहीं है। इम्मॉर्टल मीन्स अमर। कोई भी ऑर्गेनिज्म अमर नहीं है एक्सेप्ट सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म। इम्मॉर्टल कौन है? सिर्फ और सिर्फ सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म इम्पोर्टेंट है, इम्मॉर्टल है, दैट इज यूनिसेलुलर। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म जो है दे आर इम्मॉर्टल। दे आर इम्मॉर्टल मीन्स यही अमर है। ऐसा क्यों? तो रीजन इसके हैं। रीजन की बात करते हैं तो रीजन ये है, पहला रीजन, दे डू नॉट ग्रो ओल्ड। ये बूढ़े नहीं होते, इनकी एजिंग नहीं होती है। एंड सेकेंड वन इज दे डू नॉट ग्रो ओल्ड, एंड सेकेंड वन इज दे डू नॉट डाई। दे डू नॉट डाई। Then why they do not die? Because
because they itself converted into daughter cell. They itself converted into daughter cell by cell division. by cell division. जितने भी सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म है, दे डू नॉट ग्रो ओल्ड, वो बूढ़े नहीं होते, उनकी एजिंग नहीं होती है, एंड दे डू नॉट डाई, उनकी कभी डेथ नहीं होती है। ऐसा क्यों? बिकॉज दे इटसेल्फ कन्वर्टेड इनटू डॉटर सेल। अगर ये कोई यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है तो इनके अंदर सेल डिवीजन होगा और इटसेल्फ कन्वर्ट हो जाएंगे दो डॉटर सेल्स में। ये खत्म नहीं हुए, ये किसमें कन्वर्ट हो गए? डॉटर सेल में। इटसेल्फ अपने आप ही वो कन्वर्ट हो जाते हैं किसमें? डॉटर सेल में। इसलिए माना गया कि दे आर इमॉर्टल बिकॉज दे आर नॉट गोइंग टू बी डेड। इनकी डेथ होने वाली नहीं है, ये सिंपली कन्वर्ट हो जाएंगे डॉटर सेल्स में। ठीक है, इसलिए इनको बोला गया इमॉर्टल। क्लियर ये बात? तो सिर्फ सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म ही क्या है? इमॉर्टल है, बाकी कोई भी ऑर्गेनिज्म इस पूरे यूनिवर्स में इमॉर्टल नहीं है। ठीक है, नोट करिए इसको। Now, our next topic is reproduction. That what is reproduction? तो आप लोगों ने पहले कभी पढ़ा होगा कि रिप्रोडक्शन क्या होता है, लेकिन आज हम रिप्रोडक्शन को बड़ी अच्छी तरीके से पढ़ेंगे ताकि आज के बाद आपको कोई भी डाउट रिप्रोडक्शन को लेके ना रहे। Now, our topic is reproduction. Reproduction. Now, what is reproduction? Reproduction is a biological process. कैसा process है? It is a biological process in which an organism give rise to new ones or young ones similar to itself. क्या है reproduction? It is a biological process in which an organism give rise to young ones similar to itself. This is the definition of reproduction. Now, it is a biological process. कैसा process है? Biological process है in which an organism, एक organism क्या करता है? Give rise to young ones, नए को क्या करता है? जन्म देता है, young ones को प्रोड्यूस करता है, similar to itself. This is very important. Similar to itself, उसके जैसा ही होगा। इंसान का बच्चा इंसान जैसा होगा, गाय का बच्चा गाय के जैसा होगा। ठीक है, this is very necessary that they give rise similar to itself. Now, why reproduction is necessary? क्या इंपॉर्टेंस है, क्या जरूरत है रिप्रोडक्शन की? सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट। नाउ नोट में आप लिखेंगे इस बात को कि व्हाट इज द नेसेसिटी ऑफ रिप्रोडक्शन। नाउ व्हाई, देखो, रिप्रोडक्शन इंश्योर द continuity of life on अर्थ। अर्थ पे जो लाइफ हमारी है उसकी कंटिन्यूटी को क्या करता है? इंश्योर करता है। अगर रिप्रोडक्शन नहीं होगा तो कोई भी जनरेशन आगे की तरफ नहीं बढ़ पाएगी, कोई भी स्पीसीज अपने अगले जनरेशन में नहीं आ पाएगी। कोई नई स्पीसीज आई और इस स्पीसीज का फर्दर डेवलपमेंट नहीं होगा, यहाँ पे जाके इसका क्या होगा? जनरेशन खत्म हो जाएगा। तो ऐसा हमें नहीं करना है, हमें उस स्पीसीज को क्या करना? कंटिन्यू करना फर्दर। इसलिए रिप्रोडक्शन क्या है? इंपॉर्टेंट है। सो रिप्रोडक्शन क्या करता है? रिप्रोडक्शन इंश्योर द कंटिन्यूटी ऑफ लाइफ ऑन अर्थ। अर्थ पे लाइफ आगे की तरफ बढ़ती रहे जनरेशन बाय जनरेशन, इसको क्या करता है? इंश्योर करता है। तो क्लियर रिप्रोडक्शन, इट इज अ बायोलॉजिकल प्रोसेस इन विच एन ऑर्गेनिज्म गिव राइज टू यंग वंस सिमिलर टू इटसेल्फ। अपने ही जैसे यंग वंस को क्या करते हैं? प्रोड्यूस करते हैं। और क्या इंपॉर्टेंस है रिप्रोडक्शन का? रिप्रोडक्शन इंश्योर द कंटिन्यूटी ऑफ लाइफ ऑन अर्थ। ओके, नोट करिए जल्दी इसको। अब क्लियर है बच्चों? इसके बाद पढ़ते हैं हम टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन कितने टाइप्स के होते हैं?
उम्मीद करता हूं अभी तक सारे टॉपिक्स आपको क्लियर हो गए होंगे, नोट्स भी प्रॉपर बन गए होंगे। ओके, लिख रहे हो या नहीं लिख रहे हो? लिखते रहो, कॉपी पेन निकाल के लिखते रहो, छोड़ो नहीं कुछ भी। नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन। तो आप सबको पता होगा कि रिप्रोडक्शन मेनली टू टाइप के होते हैं, एसेक्सुअल एंड सेक्सुअल। नाउ व्हाट इज द बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन? किस बेस पे हमने रिप्रोडक्शन को क्या किया? क्लासिफाई किया। ठीक है, आइए देखते हैं। बेस्ड ऑन द इन्वॉल्वमेंट ऑफ वन और टू पेरेंट, रिप्रोडक्शन इज ऑफ टू टाइप। कितने टाइप? टू टाइप। नंबर वन इज, बोलो, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। नंबर वन इज एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड सेकेंड वन इज, जल्दी बोलो, जल्दी जल्दी जल्दी, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेकेंड वन इज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। क्लियर है? नाउ क्या बेसिस था? इन्वॉल्वमेंट ऑफ वन और टू पेरेंट, मीन्स उस प्रोसेस में एक ही पेरेंट का इन्वॉल्वमेंट है या दो पेरेंट का इन्वॉल्वमेंट है। अगर एक पेरेंट का इन्वॉल्वमेंट है दैट इज एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, अगर दो पेरेंट का इन्वॉल्वमेंट है दैट इज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो व्हाट इज एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन? ऑफस्प्रिंग produced by only one parent with or without involvement of gamete formation। क्या है बच्चों? देखो, ऑफ स्प्रिंग प्रोड्यूस बाय ओनली वन पेरेंट, सिर्फ एक ही पेरेंट की जरूरत होती है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में। वो कैपेबल होता है खुद ही अकेला अपने नए जनरेशन को आगे कंटिन्यू करने के लिए, विद और विदाउट इन्वॉल्वमेंट ऑफ गैमीट फॉर्मेशन। इसमें गैमीट का फॉर्मेशन हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। आगे हम डिटेल में पढ़ेंगे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ओके, नाउ व्हाट इज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन? अब तक आप समझ चुके होंगे व्हाट इज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ऑफ स्प्रिंग produced by two parent, condition is their sex must be opposite। अपोजिट सेक्स के होने चाहिए दोनों पेरेंट, दोनों मेल या दोनों फीमेल होंगे तो ये प्रोसेस होने वाला नहीं है, एक मेल तो एक फीमेल। ऑफ स्प्रिंग प्रोड्यूस बाय टू पेरेंट, अपोजिट सेक्स, सेक्स कैसा? अपोजिट सेक्स। offspring produced by two parent opposite sex with involvement of fusion of male and female gamete। मेल एंड फीमेल गैमेट, यहाँ पे मेल और फीमेल गैमेट का फॉर्मेशन भी होगा और उनका फ्यूजन भी होगा, जिसे हम बोलते हैं फर्टिलाइजेशन या सिनगैमी। क्लियर है? तो ऑफ स्प्रिंग प्रोड्यूस बाय टू पेरेंट, इसमें दो पेरेंट का इन्वॉल्वमेंट होगा, ऑफ अपोजिट सेक्स विद इन्वॉल्वमेंट ऑफ फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमिट। यहाँ पे गैमिट का इन्वॉल्वमेंट होगा, एसेक्सुअल में हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। यहाँ पे सिंगल पेरेंट प्रोड्यूस करेगा, यहाँ पे क्या चाहिए? हमें दो पेरेंट चाहिए इस प्रोसेस के लिए। क्लियर है? तो बेस्ड ऑन द इन्वॉल्वमेंट ऑफ वन और टू पेरेंट या नंबर ऑफ पेरेंट, दिस प्रोडक्शन इज ऑफ टू टाइप, एसेक्सुअल एंड सेक्सुअल। एसेक्सुअल में सिंगल पेरेंट इन्वॉल्व होगा, सेक्सुअल में दो पेरेंट का इन्वॉल्वमेंट होगा। कंडीशन इज दैट सेक्स मस्ट बी अपोजिट। यहाँ पे गैमेट का फॉर्मेशन हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। यहाँ पे गैमेट का फॉर्मेशन होगा, उनका फर्टिलाइजेशन होगा। क्लियर है बातें? नोट करिए जल्दी।
हो गया बच्चों, हो गया होगा अब तो, ठीक है। इसके बाद हम डिटेल स्टडी करेंगे ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का, उसके बाद सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का। अच्छे से पढ़ रहे होगे तुम लोग, नोट्स बना रहे होगे, ठीक है। हेडिंग दो, ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, रिप्रोडक्शन, दोबारा कुछ प्रोड्यूस होता है उसे हम बोलते हैं रिप्रोडक्शन। तो यहाँ पे भी तो वही हो रहा है, पहले से कोई ऑर्गेनिज्म है वो क्या कर रहा है, रिप्रोड्यूस कर रहा है, कुछ नया बना रहा है। नाउ व्हाट इज एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन? इसमें पहला पॉइंट क्या है, सिंगल पेरेंट is capable of producing offspring। अभी क्या बताया था इसके पहले मैंने कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में सिंगल पेरेंट का इन्वॉल्वमेंट होता है। तो सिंगल पेरेंट इज कैपेबल ऑफ प्रोड्यूसिंग ऑफस्प्रिंग, एक ही पेरेंट वो क्या कर देगा, ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस कर देगा, दूसरे पेरेंट की कोई भी रिक्वायरमेंट यहाँ पे नहीं है, ठीक है ना। जो ऑफस्प्रिंग बनेगा, ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस्ड इज आइडेंटिकल एंड एग्जैक्ट कॉपी ऑफ पेरेंट। जो ऑफस्प्रिंग बना, जो ऑफस्प्रिंग यहाँ पे प्रोड्यूस हुआ, इट विल हैव आइडेंटिकल शेप एंड साइज। आइडेंटिकल साइज तो फिर टाइम के साथ बढ़ेगा, मीन्स आइडेंटिकल होगा, बिल्कुल अपने पेरेंट्स की तरह होगा, और एग्जैक्ट कॉपी होगी उसकी, क्या होगी, एग्जैक्ट कॉपी होगी, ठीक है। जैसा पेरेंट ठीक वैसा 100% क्या होगा, उसका ऑफस्प्रिंग होगा, उसमें कोई चेंज आने वाला नहीं है। इसको हमने एक टर्म दिया, एनसीईआरटी में एक टर्म है, दैट इज क्लोन। क्लोन आपने सुना होगा क्लोन के बारे में, व्हाट इज क्लोन? क्लोन को बोलते हैं मॉर्फोलॉजिकली एंड जेनेटिकली सिमिलर इंडिविजुअल, मॉर्फोलॉजिकली एंड जेनेटिकली सिमिलर इंडिविजुअल, दो ऐसे लोग, दो ऐसे ऑर्गेनिज्म जो 100% क्या हो, एक दूसरे की कॉपी हो, 100% एक दूसरे की क्या हो, कॉपी हो, तो उन्हें हम क्या बोलेंगे, उन्हें हम बोलेंगे क्लोन। ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में ऐसा ही होता है, पेरेंट से जो भी ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस होता है वो क्या होते हैं, 100% चीजें कॉपी होती हैं, 100% इसको क्या करता है, रिजेंबल करता है ऑफस्प्रिंग, तो इसे हम क्या बोलते हैं, क्लोन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, क्लोन बोलते हैं। क्लियर ये बातें? तो व्हाट इज क्लोन? मॉर्फोलॉजिकली मतलब देखने में मॉर्फोलॉजी बिल्कुल 100% सेम हो, जेनेटिकली मतलब जिसका जीन 100% कहां से आया हो, उसके पेरेंट से मैच करता हो, जिसका जीन 100% उसके पेरेंट से मैच करता हो, मॉर्फोलॉजी भी 100% उसके पेरेंट से मैच करती हो, देखने में बिल्कुल अपने पेरेंट की तरह, और जीन भी 100% उसके पेरेंट की कॉपी हो, उसे हम क्या बोलते हैं, क्लोन। एंड दिस इज द प्रॉपर्टी ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है, क्लोन का फॉर्मेशन होता है। याद रहेगा बच्चों, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्लोन बनने वाला नहीं है, क्लोन किसमें बनता है, सिर्फ और सिर्फ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में। नाउ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, asexual reproduction is most common in unicellular organism, unicellular organism। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज द मोस्ट कॉमन वे ऑफ रिप्रोडक्शन, सबसे ज्यादा पाया जाता है यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में, क्या, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो फिर से देखते हैं क्या था एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सिंगल पेरेंट इज कैपेबल ऑफ प्रोड्यूसिंग ऑफस्प्रिंग, सिंगल पेरेंट क्या करेगा, ऑफस्प्रिंग को प्रोड्यूस कर देगा। ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस, जो ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस हुआ है आइडेंटिकल, क्या होगा, बिल्कुल आइडेंटिकल होगा, और अपने पेरेंट की एग्जैक्ट कॉपी होगी।
नाउ इसको एक टर्म दिया गया क्लोन, क्या बोला गया? क्लोन। मॉर्फोलॉजिकली एंड जेनेटिकली सिमिलर इंडिविजुअल, ऐसे इंडिविजुअल्स जिनकी मॉर्फोलॉजी देखने में 100% सेम हो, जेनेटिकली जिनका जीन भी 100% क्या हो, ऐसे दो इंडिविजुअल को हम क्या बोलेंगे? क्लोन बोलेंगे। ठीक है। नाउ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज मोस्ट कॉमन इन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। ठीक है, तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन आपको समझ में आया होगा, जल्दी से इसको नोट करो, जल्दी जल्दी। हो गया बच्चों? नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज वेरियस मोड्स ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अब अलग अलग ऑर्गेनिज्म में डिफरेंट डिफरेंट मोड्स हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के। ठीक है, वेरियस प्रोसेस होंगे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के। नंबर 1 इज प्रोटिस्टा एंड मोनेरा। प्रोटिस्ट एंड मोनेरा में एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होता है वो कैसे होता है? तो दिस इज बाय सिंपल सेल डिवीजन। मोनेरा में मैक्सिमम बैक्टीरिया जाते हैं। कैसे होता है उनका रिप्रोडक्शन? बाय सेल डिवीजन। एक सेल है, डिवाइड होके दो नए से बने, फिर 2 से 4 बनते चले गए। दिस इज सिंपल सेल डिवीजन। तो ऐसे इनमें एक सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का प्रोसेस होता है, किसमें? प्रोटिस्ट में एंड मोनेरा में। नाउ बात करते हैं अमीबा एंड पैरामीशियम। तो अमीबा और पैरामीशियम में जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है वो होता है बाय बाइनरी फिजन। बाय बाइनरी फिजन, बाइनरी मींस दो, एक ऑर्गेनिज्म से दो ऑर्गेनिज्म का फॉर्मेशन होता है। एंड दिस इज अ रैपिड प्रोसेस, दिस इज अ रैपिड प्रोसेस। ये प्रोसेस बहुत ही तेजी से होता है। क्लियर है? सपोज दिस इज एन अमीबा, बाइनरी फ्यूजन हुआ इसमें, और बाइनरी फ्यूजन से दो नए अमीबा का फॉर्मेशन हो गया। दिस इज पेरेंट, दिस इज डॉटर, दिस इज डॉटर। ठीक है। नाउ थर्ड वन इज ईस्ट। ईस्ट में किससे होता है? बडिंग। इसमें किससे होता है? बडिंग से। सपोज दिस इज एन ईस्ट, यहाँ पे क्या होगा? इसका बर्ड फॉर्मेशन होगा। दिस इज बर्ड, बर्ड यहाँ से डिटैच होगा एंड बर्ड विल फॉर्म अ न्यू ईस्ट। ठीक है, दिस इज पेरेंट एंड दिस इज डॉटर। तो बाय बर्ड फॉर्मेशन ईस्ट में क्या होता है? ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। क्लियर है? अमीबा में एक और स्पेशल प्रोसेस है ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का, इसको आप नोट करिए जल्दी से, फिर उसको बताते हैं। आइए बच्चों बात करते हैं अमीबा के स्पेशल केस की। स्पेशल केस इन अमीबा। क्या है स्पेशल केस अमीबा में? तो अमीबा स्पेशल केस शो करता है, इसके पास दो कंडीशन है, फेवरेबल और अनफेवरेबल कंडीशन। ठीक है, तो अगर पहला कंडीशन इसका क्या होता है? अनफेवरेबल कंडीशन। कैसा कंडीशन? अनफेवरेबल कंडीशन। अनफेवरेबल कंडीशन मतलब कंडीशन इसके हिसाब से अभी नहीं है, जैसा ये चाहता वैसा नहीं है। जैसे आप लोग कुछ चाहते हो, आप लोग को नहीं मिलता है, तो वो कंडीशन कैसा हुआ आप लोग के लिए? अनफेवरेबल हुआ। ठीक है, जैसे अभी आप पढ़ रहे हो लेकिन मन होगा कि मोबाइल यूज करो, तो कंडीशन अभी कैसा है? अनफेवरेबल है, लेकिन पढ़ना तो पड़ेगा, पढ़ना तो पड़ेगा। अनफेवरेबल कंडीशन। तो अनफेवरेबल कंडीशन में अमीबा क्या करता है? इन दिस कंडीशन, इन दिस कंडीशन amoeba withdraw its pseudopodia and form a three-layer hard covering called cyst around it, and this process is called incestation. incestation क्या करता है अमीबा? सपोज ये अमीबा है, तो ये सारे इसके सीडोपोडियाज हैं। ये क्या है? इसका सीडोपोडिया है ये, जैसे सीडोपोडिया। ये अपने सीडोपोडिया क्या करता है? विड्रॉ करता है, अंदर की तरफ खींच लेता है। तो अपने सीडोपोडिया को क्या करेगा? अंदर की तरफ विड्रॉ कर लेगा और बाहर एक कवरिंग बनाएगा, 3 लेयर हार्ड कवरिंग। कितनी लेयर की? 3 लेयर हार्ड कवरिंग, 1 2 एंड 3। इस कवरिंग को हम बोलते हैं सिस्ट। क्या बोलते हैं? सिस्ट।
ठीक है, अमीबा ने क्या किया, अपने स्यूडोपोडिया को विड्रॉ कर लिया, अंदर की तरफ खींच लिया, और खींचने के बाद ये कुछ ऐसा दिखेगा, कुछ इसका सर्कुलर शेप हो जाएगा विड्रॉ करने के बाद। सारे स्यूडोपोडिया क्या किया इसने, विड्रॉ कर दिया, और इसके बाहर इसने 3 लेयर, 1 2 3 लेयर की एक हार्ड कवरिंग बनाई, जिसको क्या बोला गया, सिस्ट बोला गया, और इस प्रोसेस को बोला गया इंसिस्टेशन। क्या बोला गया, इंसिस्टेशन। बोलिए मेरे साथ, इंसिस्टेशन। और ये सब कब हुआ, ये सब तब हुआ जब कंडीशन कैसी थी, अनफेवरेबल। अमीबा के हिसाब से भी कंडीशन नहीं है, कुछ समय बीता, कुछ समय गुजरा, और अब कंडीशन अमीबा के लायक हो गई, दैट इज फेवरेबल कंडीशन। फेवरेबल कंडीशन, कंडीशन अच्छी नहीं थी तो अमीबा ने क्या किया था, अपने स्यूडोपोडिया को विड्रॉ किया था, बाहर एक 3 लेयर की हार्ड कवरिंग बना ली थी, जिसको सिस्ट बोला गया था, इस प्रोसेस को इंसिस्टेशन बोला गया। अब कंडीशन फेवरेबल हो चुका है, अब क्या होगा, इंसिस्टेड अमीबा, इंसिस्टेड अमीबा। कौन है इंसिस्टेड अमीबा, दिस इज, इसको हम क्या बोलेंगे, इंसिस्टेड अमीबा। ऐसा अमीबा जिसके बाहर सिस्ट की कवरिंग आ गई हो, उसे बोलते हैं इंसिस्टेड अमीबा। नाउ इंसिस्टेड अमीबा मल्टीप्लाई themselves inside, या फिर ऐसे लिखो, insisted amoeba under favorable condition perform multiple fission and form many minute amoeba, और इन्हीं को बोलते हैं स्यूडोपोडियोस्पोर्स। स्यूडोपोडियोस्पोर्स क्या करता है इंसिस्टेड अमीबा, इंसिस्टेड अमीबा अंडर फेवरेबल कंडीशन, जब इंसिस्टेड अमीबा को फेवरेबल कंडीशन मिल गया तो क्या करता है, परफॉर्म मल्टीपल फिजन। ये अमीबा क्या करेगा, इसके अंदर, इस सिस्ट के अंदर क्या करेगा, ये मल्टीपल फिजन परफॉर्म करेगा, मींस अपना नंबर इंक्रीज करेगा, जिनको हम क्या बोलते हैं, माइन्यूट अमीबा। मींस इस इंसिस्टेड अमीबा से क्या फॉर्म होगा, माइन्यूट अमीबा का फॉर्मेशन होगा, बहुत सारे छोटे छोटे अमीबा क्या होंगे, फॉर्म होंगे इसके अंदर, उनको माइन्यूट अमीबा बोलो या स्यूडोपोडियो स्पोर्स बोलो, स्यूडोपोडियो स्पोर्स बोलो। उसके बाद क्या होगा, सिस्ट वॉल बर्स्ट आउट, एंड जब बहुत ज्यादा नंबर बढ़ जाएगा तो वॉल पे प्रेशर लगेगा, जिससे सिस्ट वॉल क्या होगी, बर्स्ट आउट होगी, एंड माइन्यूट अमीबा विल कम आउट, माइन्यूट अमीबा बाहर आएंगे, और इस प्रोसेस को बोलते हैं माइन्यूट अमीबा कम आउट, एंड दिस प्रोसेस इज कॉल्ड स्पोर्यूलेशन। क्या बोलते हैं, स्पोर्यूलेशन। मींस स्पोर्स के फॉर्म में ये अमीबा क्या होंगे, बाहर की तरफ आ जाएंगे, और स्पोर्स आगे आगे क्या करेंगे, ग्रो करेंगे। ठीक है, आइए समझते हैं। इंसिस्टेड अमीबा हो गया, इसके बाद क्या होगा, दिस इज सिस्ट कवरिंग 1 2 एंड 3 कवरिंग। यहाँ पे क्या होगा, मल्टीपल फ्यूजन, तो बहुत छोटे छोटे अमीबा का फॉर्मेशन होगा, छोटे छोटे अमीबा का फॉर्मेशन होगा, इनको क्या बोलेंगे, माइन्यूट अमीबा या स्यूडोपोडियोस्पोर्स। उसके बाद क्या होगा, ये वॉल क्या करेगी, बर्स्ट आउट होगी, रप्चर होगी, और यहाँ से क्या होंगे, माइन्यूट अमीबा बाहर आएंगे और ग्रो होके नए नए अमीबा का फॉर्मेशन। क्लियर है, दिस इज अ प्रोसेस ऑफ स्पेशल केस इन अमीबा, जिसमें दो टर्म याद रखना, इंसिस्टेशन है, स्पोर्यूलेशन। क्लियर है। नाउ व्हाट इज इंसिस्टेशन, इंसिस्टेशन क्या है बच्चों, इंसिस्टेशन है सिस्ट का फॉर्मेशन, किसका फॉर्मेशन, सिस्ट का फॉर्मेशन। एंड व्हाट इज स्पोर्यूलेशन, स्पोर्यूलेशन मतलब है सिस्ट का वॉल ब्रेक होना और माइन्यूट अमीबा या स्पोर्स का बाहर आना, इसका कहलाता है इंसिस्टेशन या स्पोर्यूलेशन। इंसिस्टेशन समझ में आ गया, स्पोर्यूलेशन समझ में आ गया, क्लियर है। ओके, दिस इज द स्पेशल केस इन अमीबा। नोट करो जल्दी, क्यों जल्दी नोट करो बच्चों। क्लियर बच्चों, अभी तक सारा टॉपिक
नाउ हाइड्रा में कैसे होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन? तो हाइड्रा में जो प्रोसेस है दैट इज फ्रेगमेंटेशन। हाइड्रा के छोटे छोटे फ्रेगमेंट्स हो जाते हैं। सपोज इनके क्या होंगे? छोटे छोटे फ्रेगमेंट्स, एक फ्रेगमेंट ये, एक फ्रेगमेंट ये, एक फ्रेगमेंट ये भी हुआ। तो फ्रेगमेंट अलग हुआ, फ्रेगमेंट्स अलग हुए, टुकड़े अलग हुए और इनसे नए हाइड्रा का फॉर्मेशन होगा। दिस इज फ्रेगमेंटेशन प्रोसेस इन हाइड्रा। नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज एसेक्सुअल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर। कौन से स्ट्रक्चर इन्वॉल्व हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में? तो अगर आप मेरा लेक्चर देख रहे हो, मेरा ये वीडियो देख रहे हो, तो साथ में आप एनसीईआरटी बुक भी साथ में रखो ताकि यहाँ पे आप डायग्राम जो बने हुए हैं और साथ में आप कंपेयर करके पढ़ सको। ये सारे डायग्राम आपके एनसीईआरटी में बने हुए हैं, ठीक है। कुछ चीजें डायग्राम में लिखी हुई हैं, कुछ चीजें थियोरेटिकल पार्ट में लिखी हुई हैं। मैं कंक्लूड करके बता रहा हूँ इकट्ठे आपको, ताकि आसानी से चीजें आपको समझ में आए और नोट्स एक साथ हो आपके, ठीक है ना। तो आप एनसीईआरटी बुक भी ओपन कर लो, साथ में डायग्राम देखते रहो, ठीक है। तो बुक में आपके डायग्राम बना होगा क्लेमाइडोमोनास का। इसमें जो रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर है दैट इज जू स्पोर्स। क्या है? जू स्पोर्स। क्लियर है? जू मींस होता है एनिमल, स्पोर्स मींस उसके जो माइन्यूट पार्ट उसका जो होता है जिससे नए ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस होते हैं उन्हें क्या बोलते हैं? स्पोर्स बोलते हैं। क्लियर? तो एल्गी जो है, क्लेमाइडोमोनास है, उसका जो रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर है दैट इज जूस्पोर। दैट इज माइक्रोस्कोपिक मतलब बहुत छोटे, मोटाइल मतलब मूवेबल, मोटाइल मतलब मूवेबल जो मूव कर सके, ऐसे स्ट्रक्चर होते हैं छोटे छोटे माइक्रोस्कोपिक मोटाइल, माइक्रोस्कोपिक मोटाइल स्ट्रक्चर होते हैं। क्लियर है? कुछ ऐसा इनका स्ट्रक्चर होता है, अब डायग्राम में देखना, माइक्रोस्कोपिक मोटाइल स्ट्रक्चर जो मूव कर सके। नाउ पेनिसिलियम इज अ फंगी। इसका जो रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर है दैट इज कोनिडिया। क्या है? कोनिडिया। और नेक्स्ट वन इज हाइड्रा, और हाइड्रा में क्या है? बर्ड। ठीक है, हाइड्रा का रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर क्या है? बर्ड। स्पॉन्जेस, स्पॉन्जेस का रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर है जेम्यूल्स। क्या है? जेम्यूल्स। इन सारे का डायग्राम आपके एनसीईआरटी में बना हुआ है, आप साथ में उसको भी देखते रहिए। क्लियर है? नोट करिए जल्दी से इसको। क्लियर बच्चों? नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज वेजिटेटिव प्रोपाग्यूल्स। जैसे एनिमल्स में थे वेजिटेटिव स्ट्रक्चर, सॉरी रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर, वैसे ही प्लांट्स में है वेजिटेटिव प्रोपाग्यूल्स। क्लियर है? तो सबसे पहले बात करते हैं पोटैटो। नंबर वन, पोटैटो। पोटैटो में क्या स्ट्रक्चर है? आई। आपने सुना होगा पोटैटो की आईज होती हैं। जब पोटैटो की बुवाई करते हैं खेतों में तो ऐसा कट करते हैं कि हर एक पार्ट में उसकी आई हो, ठीक ना। सपोज दिस इज पोटैटो, तो यहाँ पे क्या होगा? ऐसे आईज का फॉर्मेशन होगा। इसको ऐसे कट करोगे दो पार्ट में, दो अलग अलग पार्ट होगा इसके पोटैटो के, इसमें एक आई, इसमें भी आई, तो ये दोनों क्या करेंगे? अलग अलग पोटैटो के प्लांट का फॉर्मेशन कर देंगे। ठीक है, तो पोटैटो में किससे होता है? आई से। सेकेंड वन है जिंजर एंड बनाना। जिंजर एंड बनाना, अदरक और केले में किससे होता है? राइजोम से। किससे होता है? राइजोम से। आपने अदरक देखा होगा, अदरक में क्या होता है? हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं जिन्हें क्या बोलते हैं हम? राइजोम बोलते हैं। दे आर द वेजिटेटिव प्रोपाग्यूल्स इन जिंजर एंड बनाना। थर्ड वन इज एगेव। एगेव में किससे होता है? बल्बिल से। एनसीईआरटी में सारे डायग्राम बने हुए हैं, आप मेरे साथ साथ एनसीईआरटी को भी ओपन करके देखो इस वीडियो लेक्चर के साथ साथ, आपको ज्यादा समझ में आएगा। क्लियर है? नाउ फोर्थ वन इज ब्रायोफिलम। ब्रायोफिलम एंड कैलेनकोई। ब्रायोफिलम एंड कैलेनकोई में वेजिटेटिव प्रोपाग्यूल्स है लीफ बर्ड। सपोज दिस इज ब्रायोफिलम लीफ। ब्रायोफिलम लीफ के मार्जिन्स पे छोटे छोटे लीफ बर्ड्स का फॉर्मेशन होता है, लीफलेट्स बोलते हैं इनको। हवाएं जब तेज चलती हैं तो ये क्या होती हैं? लीफलेट्स फॉल डाउन, नीचे गिर जाती हैं और एक नए ब्रायोफिलम प्लांट का फॉर्मेशन करती हैं। ठीक, नया ब्रायोफिलम प्लांट का फॉर्मेशन करती हैं। नेक्स्ट वन इज फिफ्थ, वाटर हायासिंथ एंड पिस्टिया। वाटर हायासिंथ और पिस्टिया में ऑफसेट है। ऑफसेट इज द वेजिटेटिव प्रोपाग्यूल्स। सपोज दिस इज अ वाटर हायासिंथ एंड दिस इज सेकंड वाटर हायासिंथ। इनके बीच में क्या होगा? ये इसमें बोलते हैं ऑफसेट। ठीक है, ऑफसेट। नाउ सम अदर आर रनर। जैसे ग्रासेस में रनर पाए जाते हैं, ग्रासेस में रनर, एक ग्रास यहाँ पे है, यहाँ से रन किया, अगला ग्रास रनर चला, अगला ग्रास। ठीक है, सकर, ट्यूबर, बल्ब। बल्ब किसमें पाया जाता है? अनियन में। अनियन में बल्ब। तो दिस इज द एग्जांपल ऑफ वेजिटेटिव प्रोपाग्यूल्स। नोट कर लीजिए जल्दी। हो गया? तो आज का लेक्चर यहीं पे एंड करते हैं। ठीक है।
बाकी की चीजें हम पढ़ेंगे सेकेंड वीडियो लेक्चर में। तो मेरा पहला वीडियो था। जैसा भी आपको लगा वीडियो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। जो भी मुझे सुधार करना है, इसमें करेक्शन करना है, आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, क्योंकि ये प्लेटफॉर्म हमारा है, ठीक है। इसे हमें ग्रो करना है आपको और हमको मिलके, ठीक है। मैं इतनी कोशिश करूंगा कि आपके बायोलॉजी के सारे प्रॉब्लम यहाँ पे सॉल्व हो जाए, ठीक है। तो आप बढ़िया से नोट्स बनाते रहिए, मेरे साथ लगे रहिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, ज्यादा से ज्यादा लोगों के पास शेयर करिए। ओके, थैंक यू वेरी मच।